हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं रोहित पटेल आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 एटम का लेक्चर नंबर 4। मैंने आपसे पिछली क्लास के क्विज में एक क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन था, किस वैज्ञानिक को तापायनिक उत्सर्जन की सटीक व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर कॉमेंट में किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, आइंस्टाइन। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है और प्रकाश विद्युत प्रभाव एक विशेष प्रकार से तापायनिक उत्सर्जन ही है। पिछली क्लास में हमने जाना कि कैसे सर जे थॉमसन के मॉडल की कमियां और सफलताएं थी। यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास की लिंक मिल जाएगी। इस क्लास के बाद उसे आप जरूर देखें। पिछली क्लास में हमने जाना कि थॉमसन के मॉडल की क्या कमियां थी, क्या वो कारण थी जिस कारण से थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। तो थॉमसन का मॉडल अल्फा कणों की प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। तो अल्फा कणों की प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए आए सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र का प्रयोग दिया, जिसे हम आज की क्लास में समझेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले चलिए आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर अल्फा पार्टिकल्स कहलाते क्या हैं। स्क्रीन पर जो आपको आवर्त सारणी दिखाई दे रही है, उसमें मैंने किस तत्व को अंडरलाइन किया है, आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी के आंसर सही हैं। इस तत्व का नाम है हीलियम। चूंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब यदि हम हीलियम के नाभिक की बात करें तो हीलियम के नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही होंगे, तो इसे ही हम अल्फा कण कहते हैं। जी हाँ, 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर अल्फा कण बना हुआ होता है। हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चूंकि एक अल्फा कण 2 प्रोटॉनों से मिलकर बना हुआ है, तो एक अल्फा कण पर आवेश का परिमाण 2 प्रोटॉनों पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अल्फा कण पर चार्ज कितना होगा। क्योंकि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ठीक इसका डबल होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक अल्फा कण पर आवेश का परिमाण 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में आया था। इस मॉडल में उनकी मदद सर हैंस गाइगर और सर अर्नेस्ट मार्सडीन ने की थी। जी हाँ, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसे सामने लाने के लिए 3 वैज्ञानिकों की मेहनत लगी। पहले थे सर हैंस गाइगर, दूसरे थे सर अर्नेस्ट मार्सडीन और तीसरे थे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हालांकि नाम केवल सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही चलता है, लेकिन जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो 3 वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने साथियों हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडीन की मदद से अल्फा कणों के प्रकीर्णन की सहायता से अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। इनका परमाणु मॉडल काफी अधिक प्रचलित है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर क्यों सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने का पत्र उपयोग किया। मैं आपके लिए बता दूं कि सोना एक धातु है और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। हम लगभग 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। तो जब सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी धातु की जरूरत थी जिससे उसकी अंतिम सीमा तक खींचा जा सके, मतलब उस धातु की सबसे पतली पन्नी अर्थात सबसे पतला पत्र बनाया जा सके। तो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लिए स्वर्ण धातु ही उपयुक्त मिली। इस कारण से उन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पत्र का उपयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं जिसे सर जे थॉमसन नहीं समझा पाए थे। मतलब हम अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रयोग को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आवश्यक सामग्री, हम इस प्रयोग में देखेंगे कि क्या इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है। तो नंबर 1, सोने की पन्नी। इस प्रयोग के लिए हमें सोने की पन्नी की आवश्यकता होगी। नंबर 2, अल्फा कणों का स्रोत। हम क्लास की शुरुआत में जान चुके हैं कि अल्फा कण क्या कहलाते हैं। हमें इस प्रयोग के लिए अल्फा कणों के स्रोत की आवश्यकता होगी। नंबर 3, स्लेटें। देखिए स्लेटें सामान्य प्लेटें होती हैं जिनमें बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जैसा कि आप
स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चौथे नंबर पर हमें जरूरत होगी संसूचन के लिए जिंक सल्फाइड का पर्दा। पांचवें नंबर पर हमें जो जरूरत होगी, जो मेन होगा इसका, वो होगा सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि ये घटनाएं काफी छोटे स्तर पर घटित होंगी जो प्रयोग होने जा रहा है, जिस प्रयोग को हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किया और क्या उन्होंने परिणाम निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले और क्या उनकी अपेक्षाएं थी कि प्रयोग करने पर हमें ये परिणाम प्राप्त होंगे। तो उस सब को देखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो है सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि ये सब घटनाएं काफी सूक्ष्म स्तर पर संपन्न होंगी तो सूक्ष्मदर्शी बेहद आवश्यक होगा। अभी थोड़े से समय के बाद हम समझेंगे कि आखिर संसूचन के लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज क्यों किया गया है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को आधार माना था, तो इस प्रयोग को करने से पहले उनकी कुछ अपेक्षाएं थी। रदरफोर्ड थॉमसन के मॉडल को आधार बनाकर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने आशा की कि सोने के पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करने पर अधिकांश कण वापस आ जाएंगे, क्योंकि थॉमसन के अनुसार परमाणु में उसका द्रव्यमान समान रूप से फैला रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर थॉमसन के मॉडल को आधार बनाकर रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था और उनकी जो अपेक्षाएं थी, क्या वो सही निकली या फिर गलत। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्लिप। चलिए तो अब हम रदरफोर्ड मॉडल के एप्रेटाइज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको अल्फा पार्टिकल इमीटर दिखाई दे रहा है, गोल्ड फॉइल दिखाई दे रही है, साथ में डिटेक्शन स्क्रीन और आपको बीच में रखे हुए दो स्लेटें भी दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए हम अब इसकी प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम गोल्ड फॉइल पर केवल एक ही अल्फा कण की बौछार नहीं करेंगे, अल्फा कणों की एक पुंज की बौछार करेंगे। स्क्रीन पर आपको अल्फा कण ग्रीन कलर से दिखाई देंगे। ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया जहां से अल्फा कण गुजरेंगे। अल्फा कणों का पुंज पहली स्क्रीन से टकराएगा, माफ कीजिएगा, अल्फा कणों का पुंज पहली स्लिट से टकराएगा। पहली स्लिट से टकराने के बाद दूसरी स्लिट से टकराएगा और सीधा ही दूसरा स्लिट से टकराने के बाद वो सीधे ही गोल्ड फॉइल पर टकराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुंज यहाँ पर गोल्ड फॉइल से टकरा चुका है और सीधे ही आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जैसे कि अल्फा कणों की दिशाएं लगातार बदल रही हैं। अल्फा कणों की पुंज को गोल्ड फॉइल पर डालने के बाद आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे इनकी दिशाएं लगातार बदल रही हैं। चलिए तो अब हम आंतरिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अधिकांश अल्फा कण आए और वो सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण आए जो थोड़े से विक्षेपित हुए और कुछ ऐसे अल्फा कण आए जो सीधे जिस दिशा से आए थे ठीक वापस उसी दिशा में लौट गए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो विजुअलाइजेशन जो एनिमेशंस देखे हैं उनको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रदरफोर्ड के मॉडल की प्रयोग विधि क्या है। चित्र में वर्णित विधि के अनुसार सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग की व्यवस्था की, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें उन्होंने अल्फा कण के स्रोत से 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी हाँ याद कर लीजिए 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इमीटर से मतलब जहाँ से भी अल्फा कण उत्सर्जित हुए थे वहाँ से जो अल्फा कण उत्सर्जित हुए उनकी जो ऊर्जा थी वो थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने अल्फा कण की स्रोत से 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कणों की बौछार स्लिट में से गुजरते हुए 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मोटाई की सोने की पन्नी पर की। यहाँ पर दो बात आपको याद करने की है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रॉपर तरीके से लिखना है और जो भी आपका चेक करने वाला है इन्वेस्टिगेटर है उसको आपको थोड़ा सा इम्प्रेस जमाना है, तो आपको थोड़े से पॉइंट लिखने की ज़रूरत होगी। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अल्फा कणों की जो बौछार की थी उन अल्फा कणों की ऊर्जा थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पत्ती पर डाला था उस सोने की पत्ती की मोटाई थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7। जी हाँ याद कर लीजिए 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मोटाई की सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार सर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में की थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि यहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थ जिसे आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडोन या पोलोनियम से अल्फा कण प्राप्त किए। हम आगे आने वाले चैप्टर नाभिक में से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं वो काफ़ी कम समय के लिए अस्तित्व में रहते हैं।
इसी कारण से रेडियोएक्टिव पदार्थ को इस प्रयोग में लेड के बॉक्स में रखा जाता है। ऐसे केमिस्ट्री में भी इसे कुछ चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सर रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या निष्कर्ष सामने आए। अभी थोड़ी देर पहले हमने विजुअलाइजेशन में तो देखा ही है, लेकिन चलिए एक बार फिर से उन्हें डीप से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अधिकांश अल्फा कण सोने के पन्ने को पार करते हुए सीधे निकल गए। आपको क्या लगता है कि सर रदरफोर्ड ने केवल एक ही अल्फा कण को सोने की पत्ती पर डाला होगा? जी नहीं, उन्होंने हजारों लाखों अल्फा कणों को सोने की पत्ती पर डालकर देखा होगा, और जो स्टडी सामने आई वो आज हम सभी किताबों में आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला, वो था कि आपतित कणों में से बहुत कम, लगभग जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपतित कणों में से बहुत कम, लगभग 0.14% कण 1 डिग्री के कोण से विक्षेपित होते हुए निकल गए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऐसे बहुत ही कम कण हैं जो लगभग 1 डिग्री के कोण से विक्षेपित होते हुए निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 का 1% तो बहुत कम होता ही है, और यहाँ पर तो वो 0.14% की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का तीसरा परिणाम निकाला। तीसरा जो उनका निष्कर्ष था वो था कि बहुत कम अल्फा कण, लगभग 8000 में से एक कण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वह वापस लौट आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने मतलब स्टडी में बता दिया कि बहुत कम कण, लगभग 8000 में से एक, मतलब वो उस वक्त गणना कर रहे थे कि 8000, जब उन्होंने 8000 कणों को सोने की पत्ती पर डाला तो उन 8000 कणों में से केवल एक कण उसी मार्ग से वापस लौट आया। जो भी फिजिक्स में नए सिद्धांत आते हैं उनमें काफी मेहनत लगती है। तो देख लीजिए कि एनसीईआरटी पार्ट 2 में रदरफोर्ड का मॉडल समझाने के लिए कुछ ऐसा डायग्राम बनाया गया है। यदि बोर्ड एग्जाम में रदरफोर्ड का मॉडल समझाने के लिए आता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अभी तक आपने जो कुछ समझा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना सकते हैं। अदरवाइज आपको नोट्स में तो डायग्राम मिल ही जाएगा, वहां से देख के आप सीख सकते हैं कि यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वहां अपना डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को लास्ट टॉपिक की ओर ले जाते हैं, जो कि है कि सर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रिजल्ट्स या फिर परिणाम क्या थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इतने अधिक अल्फा कणों की बौछार करने पर जब अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए तो रदरफोर्ड ने सोचा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर संकुचित है। उस बिंदु को रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक कहा है। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आखिर नाभिक की खोजकर्ता कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नाभिक की खोज सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दूसरी सबसे बड़ी सफलता क्या थी। जैसा कि आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चूंकि अल्फा कण धनावेशित होता है और उसी सोने के पथ पर बौछार करने पर बहुत कम अल्फा कण उसी मार्ग से वापस लौटते हैं जिस मार्ग से वह गए थे। ऐसा तभी संभव है जब वह प्रतिकर्षित हुआ हो, अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का नाभिक धनावेशित है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दूसरी सबसे बड़ी सफलता को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्लास के स्टार्टिंग में जाना था कि किसी भी अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि किसी प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण का दुगना होता है। तो ऑब्वियसली अल्फा कण धनावेशित होगा। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत कम कण, लगभग 8000 में से एक, जिस मार्ग से गए थे ठीक उसी मार्ग से वापस लौट रहे हैं। चूंकि पहली सफलता में रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का नामकरण तो कर दिया है, तो स्पष्ट है कि अब जो कण वापस लौट रहा है वो नाभिक से टकरा कर ही लौट रहा है। तो इस बात से हमें यह संकेत मिलते हैं कि जो नाभिक होगा वह धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा कण तभी वापस लौटेगा जब वह प्रतिकर्षित हुआ हो। प्रतिकर्षित तभी होगा जबकि नाभिक धनावेशित हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तीसरी सबसे बड़ी सफलता ये रही कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हों, जैसा कि अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस कारण से रदरफोर्ड के मॉडल को परमाणु का ग्रहीय मॉडल भी कहा गया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अगली सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उनके मॉडल ने बताया कि परमाणु का आकार उसके नाभिक की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने गणनाओं में बताया कि परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में लगभग 10⁵ मतलब 1,00,000 गुना अधिक बड़ा है। इस पॉइंट की पुष्टि तो हम इसी बात से निकाल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु और नाभिक का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे सौरमंडल में सूर्य और ग्रहों का संबंध है। तो हम सभी जानते हैं कि कहाँ सूर्य होता है और कहाँ ग्रह होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलिए
हम अपने क्लास के लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है क्विज। मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम लास्ट में एक क्विज रखेंगे। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे वैसे ही आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और सही आंसर कमेंट करना है। ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और सारे ऑप्शंस को भी ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है कि आखिर इसके क्वेश्चन के सही ऑप्शंस क्या होंगे। क्विज का पहला क्वेश्चन है कि सर रदरफोर्ड की सहायता मॉडल प्रस्तुत करने में किन वैज्ञानिकों ने की। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी मार्सडीन, ऑप्शन सी गाइगर, ऑप्शन डी द्वितीय व तृतीय दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी के आंसर्स सही हैं। पहली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर रदरफोर्ड की सहायता मॉडल प्रस्तुत करने में मार्सडीन और गाइगर दोनों वैज्ञानिकों ने की थी। हमारे क्विज का दूसरा क्वेश्चन है कि सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी किस वैज्ञानिक ने दूर की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मार्सडीन, ऑप्शन सी गाइगर, ऑप्शन डी तीनों ने। आपका समय शुरू होता है अब। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी रदरफोर्ड, मार्सडीन और गाइगर इन तीनों वैज्ञानिकों ने दूर की थी। जैसा कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में जाना कि रदरफोर्ड का केवल नाम चलता है, लेकिन जो रदरफोर्ड का मॉडल सामने आया था उनमें 3 वैज्ञानिकों की मेहनत लगी थी। पहले थे रदरफोर्ड, दूसरे थे मार्सडीन और तीसरे थे सर गाइगर। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है रदरफोर्ड का मॉडल किस वर्ष में आया था। ऑप्शन ए 1808, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में आया था। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सन 1808 में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द की खोज की थी। 1898 में सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था और 1911 में रदरफोर्ड का दूसरा परमाणु मॉडल आया। हमारे क्विज का चौथा क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने किस धातु के पत्र पर प्रयोग किया। ऑप्शन ए तांबे की, ऑप्शन बी चांदी की, ऑप्शन सी सोने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने के पत्र पर अपने प्रयोग को समझाने की कोशिश की। हमारे क्विज का पांचवा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने किन कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की। ऑप्शन ए बीटा कणों की, ऑप्शन बी गामा कणों की, ऑप्शन सी डेल्टा कणों की या ऑप्शन डी अल्फा कणों की। आपका समय शुरू होता है अब। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की थी। हमारी क्विज का छठवां क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितनी मोटाई की सोने का पत्र लिया। ऑप्शन ए 2.1 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 2.1 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आपका समय शुरू होता है अब। छठवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये छोटी सी बातें आपको याद रखने की हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो सोने की पन्नी ली थी उसकी मोटाई थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमारी क्विज का सातवां क्वेश्चन है कि सोने की पन्नी पर आपतित अल्फा कणों की ऊर्जा कितनी थी। ऑप्शन ए 5.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 5.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ऑप्शन डी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका समय शुरू होता है अब।
सातवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सोने की पन्नी पर जो अल्फा कण आपतित हुए थे उनकी ऊर्जा थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे क्विज का आठवां क्वेश्चन है कि आखिर परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में कितने गुना अधिक बड़ा है। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़िए, फिर अपना आंसर कमेंट कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10⁻⁻5 गुना, ऑप्शन बी 10⁻⁴ गुना, ऑप्शन सी 10⁻⁵ गुना और ऑप्शन डी 10⁻⁻³ गुना। आपका समय शुरू होता है अब। आठवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में लगभग 10⁵ मतलब 1 लाख गुना अधिक बड़ा है। हमारे क्विज का नौवां क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कितने गुना छोटा होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻5 गुना, ऑप्शन बी 10⁻⁴ गुना, ऑप्शन सी 10⁻⁵ गुना या फिर ऑप्शन डी 10⁻⁻³ गुना। आपका समय शुरू होता है अब। हमारे क्विज का नौवां क्वेश्चन था, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है। हमारे क्विज का 10वां क्वेश्चन है कि परमाणु किस प्रकार से आवेशित है। ऑप्शन ए धनावेशित, ऑप्शन बी ऋणावेशित, ऑप्शन सी अनावेशित या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। परमाणु अनावेशित होता है। 11वां क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक किस प्रकार से आवेशित है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए और फिर अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धनावेशित, ऑप्शन बी ऋणावेशित, ऑप्शन सी अनावेशित या फिर ऑप्शन डी उदासीन। आपका समय शुरू होता है अब। 11वीं क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि परमाणु का नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो ऋणावेशित होते हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो परमाणु उदासीन या फिर अनावेशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे क्विज का 12वां क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल को आधार माना था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्णाड के, ऑप्शन बी मार्सडीन के, ऑप्शन सी गाइगर के या फिर ऑप्शन डी सर जे थॉमसन के। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को आधार माना था। हमारे क्विज का 13वां क्वेश्चन है कि यदि हीलियम परमाणु में से उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को कैसे भी निकाल दिया जाए तो उसका नाभिक क्या कहलाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु से उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालना बेहद ही कठिन होता है। चलिए मान लीजिए कि हमने कैसे भी करके हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो उसका नाभिक क्या कहलाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बीटा कण, ऑप्शन बी गामा कण, ऑप्शन सी डेल्टा कण या फिर ऑप्शन डी अल्फा कण। आपका समय शुरू होता है अब। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। यदि हम हीलियम परमाणु में से कैसे भी करके उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो उसका नाभिक अल्फा कण कहलाएगा। हमारे क्विज का 14वां क्वेश्चन है कि अल्फा कण पर आवेश का परिमाण कितना होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन का तिगुना, ऑप्शन बी प्रोटॉन का चौगुना, ऑप्शन सी प्रोटॉन का दुगना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। हम जानते हैं कि किसी भी अल्फा कण पर आवेश का परिमाण प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण का दुगना होता है। हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी एक अल्फा कण पर आवेश का परिमाण कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0 कूलम,
ऑप्शन बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ऑप्शन सी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। पंद्रहवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी एक अल्फा कण पर आवेश का परिमाण 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अपने ऑनलाइन अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और हाँ, यदि आपके पास हमारी वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशंस हैं तो उन्हें भी कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो सिर्फ आपको अभी अपना ब्राउजर का पेज रीलोड करना है और आपको इस वीडियो लेक्चर के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।